बच्चों क्या हाल चाल। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेलीस्कोप। तो बच्चों टेलीस्कोप क्या होता है? बच्चों टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see objects like moon, sun, stars, etc. clearly. बच्चों टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स का, प्लैनेट्स का इमेज को बहुत अच्छे से देखने के लिए। देखो बच्चों, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाता था, राइट? टेलीस्कोप डिस्टेंस को डिक्रीज करता है। याद रखना ये जेईई मेन 2016 में बच्चों एक सवाल आया था कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 100। इसका क्या मतलब है? तो क्या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाएगा, 100 टाइम्स बढ़ा देगा? नहीं। टेलीस्कोप बच्चों डिस्टेंस को कम करता है। जैसे मान लो मैं इस टेलीस्कोप से अगर मून को देख रहा हूं, तो टेलीस्कोप क्या करेगा ना, उस मून का इमेज बनाकर मेरे आंखों के सामने रख देगा। जो मुझसे इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, जो बहुत दूर पे है, उसका एक इमेज बनाएगा और मेरी आंखों के सामने रख देगा। साइज इंक्रीज नहीं करेगा, इसको याद रखना बच्चों। चाहे माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, सारा खेल विजुअल एंगल का है। बच्चों ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े आप याद करो, माइक्रोस्कोप में भी विजुअल एंगल का कंसेप्ट था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी विजुअल एंगल का कंसेप्ट था, और यहां भी बच्चों विजुअल एंगल का ही कंसेप्ट है। तो मैं 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए कि विजुअल एंगल क्या होता है, और इसके बाद हम चलेंगे रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप पे। तो बच्चों विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल बच्चों वो एंगल होता है, विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट आपके आंखों के साथ बनाता है। द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विथ आई। ठीक है, विजुअल एंगल बच्चों वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के साथ बनाता है। क्लियर? जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये है मान लो हमारी आंख, ये है मान लो ये है आई, ठीक है, और ये है पीछे का स्क्रीन जहां पे इमेज बनता है, मतलब रेटिना। मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक समय के लिए मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट से ये जो लाइन है ना, देख रहे हो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये हमारी आंखों के साथ जो एंगल बना रहा है ना, इसी एंगल को हम बोलते हैं बच्चों विजुअल एंगल। अब ध्यान से देखो, ये यही एंगल है ना, ये वाला, राइट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये जो बच्चों बना, यही हुआ हमारा इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो अब देखो, अगर मान लो ये एंगल बड़ा होगा, मान लो ये एंगल बड़ा होगा, तो बच्चों इमेज बड़ा बनेगा, राइट? मतलब जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा विजुअल एंगल बनाता है, उसका इमेज उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा था। टेलीस्कोप में क्या होता है ना बच्चों, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये आपकी आंखों के साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये आंखों के साथ ये एंगल बनाया अल्फा, ठीक है, ये आंखों के साथ एंगल बनाया अल्फा, तो मैं बोलूंगा अल्फा जो है विजुअल एंगल है। मान लो बच्चों अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं दूर ले जाऊं, यही ऑब्जेक्ट को आई से अगर मैं दूर ले जाऊं, लाइक मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाए,
तो अब देखो ये है ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो ये एंगल क्या छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा हो गया ना। देखो अब वो एंगल छोटा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से जितना दूर होगा वो उतना छोटा विजुअल एंगल बनाएगा, और जितना छोटा विजुअल एंगल बनाएगा मतलब उसका इमेज उतना छोटा बनेगा। यही तो कारण है कि कोई भी बिल्डिंग हमें दूर से छोटा नजर आता है, सामने जाके देखते हैं तो बाप रे बाप बहुत बड़ा है ना। तो बच्चों असल में जो सन, मून या फिर स्टार्स वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ये हमें पहले से पता है कि सन, मून, स्टार्स बहुत दूर हैं, जो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। बट उनका जो रीजन था वो ये था विजुअल एंगल का। वो हमसे बहुत डिस्टेंस पर, जैसे मान लो ये है चंदा मामा ए बी, और ये है हमारी आंखें। क्लियर? ये है हमारी आंखें। अब देखो ये कितना छोटा एंगल बना रहा है, ये रहा। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों हम अल्फा। क्लियर? एंड दिस इज विजुअल एंगल। हाँ, अब यहां पे माइक्रोस्कोप जैसा मत बोल देना कि अल्फा इज द विजुअल एंगल, ठीक है, मेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, ऐसा मत बोल देना, ठीक है? क्योंकि भाई तुम सन या मून को क्या 25 सेंटीमीटर दूर पे उठा के लाओगे? ऐसा नहीं कर सकते। मून को तुम 25 सेंटीमीटर दूर पे उठा के लाओगे अपने आंख के सामने। अब तुम बोलोगे सर मेरा मून तो कोई और है, मैं अपना मून को लाऊंगा, मैं अपने चांद को लाऊंगा। ठीक, कितना गंदा दिखेगा 25 सेंटीमीटर पे। देखो ध्यान दो। तो बच्चों ये है अल्फा, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के साथ बनाता है। यहाँ पे आप इसको 25 सेंटीमीटर मत लिख देना, मून को आप 25 सेंटीमीटर पे नहीं ला सकते। क्लियर? अब टेलीस्कोप क्या करता है ना, इसी के एक इमेज बनाकर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनाकर हमारी आंखों के सामने ला देता है। ये रहा ए बी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट सामने आ गया, तो ये देखो ज्यादा एंगल बना रहा है, कम एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल है बच्चों ये है बीटा, और यही काम करता है टेलीस्कोप। मतलब ऑब्जेक्ट को उठाकर हमारी आंखों के सामने ले आया ताकि वो ज्यादा विजुअल एंगल बनाया, और उसके बाद उसका इमेज हमें बड़ा नजर आया। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। तो बच्चों मैग्निफिकेशन जो है टेलीस्कोप का वो क्या है, फटाफट इसको नोट करो। तो बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, आखिर टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है बच्चों, जैसे आपने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था ना, मैग्निफिकेशन बराबर बीटा अपॉन अल्फा, सेम फॉर्मूला है बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो बच्चों मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, जिसको हम बोलेंगे बीटा। क्लियर? अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ये मत लिख देना बाय ऑब्जेक्ट विथ हाई केप्ट एट डी, ऐसे नहीं, ठीक है? आप सन, मून, स्टार्स को आप डी डिस्टेंस पे तो नहीं ला सकते ना, ठीक है? तो बच्चों यहां से मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया बीटा अपॉन अल्फा। तो ये होता है बच्चों मैग्निफिकेशन। क्लियर? सिंपल, समझ में आ गया? देखो ये ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है मुझसे, इंफिनिटी पे है, ठीक है? ये कोई एंगल बना रहा है, दिस इज अल्फा। इतना क्लियर है? ठीक। अब टेलीस्कोप क्या करेगा ना, इसका इमेज को उठाकर मेरी आंखों के सामने ले आएगा। बस मान लो वो इमेज है ये, अब ये मेरी आंखों के साथ जो एंगल बनाएगा वो है बीटा। तो ये जो बीटा अपॉन अल्फा जो होगा यही होगा
टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। एक चीज याद रखना बच्चों, आप अल्फा को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है ना तो आपको बीटा को चेंज करना पड़ेगा। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का इमेज जितना ज्यादा सामने आएगा वो उतना बड़ा एंगल बनाएगा। अभी हमने देखा जस्ट पहले विजुअल एंगल के कंसेप्ट में। मतलब जो टेलीस्कोप जितना ज्यादा अच्छा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑब्जेक्ट के इमेज को, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को नहीं लाएगा, ऑब्जेक्ट के इमेज को उतना सामने ले आएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप। तो लिखो फटाफट, लगाओ बच्चों हेडिंग रे डायग्राम फॉर टेलीस्कोप। आखिर टेलीस्कोप में ऐसा होता क्या है, कैसे टेलीस्कोप चंदा मामा का, सूरज चाचा का ऑब्जेक्ट जो है, सूरज चाचा चंदा मामा, ठीक है सर, मेरा चांद तो कोई और है। आ जाओ पढ़ाई पे, देखो ध्यान दो। तो बच्चों सबसे पहले लगाओ एक बड़ा सा लेंस एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। बच्चों इसे माइक्रोस्कोप का उल्टा होगा। माइक्रोस्कोप में याद करो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा था, फोकल लेंथ छोटा था, यहां पे नहीं होगा। यह है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। बच्चों इसका जो फोकल लेंथ होगा ना वो लार्ज होगा। इसका कारण पूछा जाता है सीबीएसई में या बंगाल बोर्ड, जो भी बोर्ड को आप बिलोंग करते हो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन टेलीस्कोप इज सो लार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर एक है बच्चों आईपीस, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों, आईपीस का फोकल लेंथ छोटा तो है लेकिन इसके कंपैरिजन में इतना भी छोटा नहीं है। ये है आईपीस, इसको हम बोलेंगे आईपीस क्योंकि इसी के सामने हमारी आई होगी, ठीक है। फोकल लेंथ इज स्मॉल, इसका जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो छोटा होगा। क्लियर? ये रहा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इतना समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे डाल दूं, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी, क्लियर। और जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मैं वो लिख दे रहा हूं UO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, आप कैसे इसको U लिख सकते हैं? मैं तो जस्ट चेक कर रहा था, ठीक है। देखो बच्चों, हमेशा टीचर के हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, कभी भी लॉजिकल सेंस यूज करो, ठीक है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे U नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है। तो देखो मैं तो जस्ट चेक कर रहा था कि आपका ध्यान पढ़ाई पे है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट है बच्चों इंफिनिटी पे, मान लो ये है ऑब्जेक्ट ए बी, जो कहां पे है बच्चों? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्लियर? एक बात बताओ, इंफिनिटी से कैसा रे आता है? पैरेलल रेज आता है सर, है ना। और पैरेलल रेज कहां पे मीट करते हैं सर? या तो फोकस पे या तो फोकल प्लेन पे। तो जरूरी तो नहीं है ना कि रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, आपस में पैरेलल रे होगा, बिल्कुल। तो वो कहां मीट करेंगे? फोकल प्लेन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दो रे बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड क्रॉस हो गया, हमें पता है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तो वो अनडेविएटेड सीधा चला जाता है। बच्चों एक रे इसका पैरेलल मैंने सेंड कर दिया, ध्यान से देखना, ये है दोनों रे, ये कहां से आ रहे हैं बच्चों? इंफिनिटी से आ रहे हैं। इंफिनिटी से पैरेलल रेज आते हैं, आपको पता है। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे विल मीट एट फोकल प्लेन। तो बच्चों ये है मान लो फोकस, ये है इसका फोकस FO।
तो ये बना बच्चों इसका रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज। इसको लार्ज इमेज मत बोल देना। अरे इमेज क्या मून से भी बड़ा उसका इमेज बना देगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट मून है, तो क्या इमेज क्या मून से भी बड़ा बन जाएगा? याद रखना बच्चों, फोकस पे कैसा इमेज बनता है, फोकल प्लेन पे कैसा इमेज बनता है? छोटा इमेज बनता है। ये बहुत छोटा इमेज है। क्लियर? ये बड़ा नहीं है, छोटा है वो। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब ध्यान से सुनो, ये है इसका इमेज। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए डैश और यहां पे लिख सकता हूं बी डैश। क्लियर? इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आया और फोकल प्लेन पे मीट किया और यहां पे रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बना। सर लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि व्हाई द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज सो लार्ज। आखिर क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इतना ज्यादा लिया जाता है टेलीस्कोप में? तो बच्चों इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, अगर मान लो ये लेंस छोटा होता तो इन्फिनिटी से रे आ रहा है, रे आ रहा है, रे आ रहा है, मान लो ये, मान लो लेंस है, लेंस का साइज है ये, ठीक है। मान लो इन्फिनिटी से रे आया तो ये इतना बड़ा है, तो इसने टोटल 100 रे कलेक्ट किए और 100 रे को एक जगह पे कन्वर्ज करके इसने इमेज बनाया। एक बात बताओ, अगर मान लो ये लेंस ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो ये ज्यादा रे को कलेक्ट नहीं कर पाएगा। हमें पता है बच्चों की जो इमेज का जो ब्राइटनेस होता है ना, देखो ध्यान से सुनो, इमेज का जो इंटेंसिटी होता है ना, कि इमेज कितना बेटर बनेगा, ये नंबर ऑफ रे पे डिपेंड करता है कि कितना सारा लाइट उससे आके कन्वर्ज होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो बहुत धूप है, आप छत पे बैठे हो, आपके पास 2 मैग्नीफाइंग ग्लास है, एक छोटा वाला और एक बहुत बड़ा। आपने दोनों के नीचे एक एक पेपर को रख दिया, ठीक है। अब बताओ ज्यादा जल्दी कौन सा पेपर जलेगा? जो बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रे को कलेक्ट करेगा, ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा ज्यादा रे को, इसलिए वो वाला पेपर जल्दी जलेगा जो बड़ा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे है। सेम चीज यहां पे होता है बच्चों। हम अपर्चर को इसीलिए ज्यादा लेते हैं सो दैट इट कैन कलेक्ट मोर रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। याद रखना इस चीज को, क्योंकि वो जितना ज्यादा रे को कलेक्ट करेगा उतना अच्छा इमेज बना पाएगा, वरना इमेज तो डिम सा बनेगा, बहुत मतलब बहुत डल सा इमेज बनेगा। तो फिर ये बेचारा क्या करेगा, फिर वर्चुअल इमेज कैसे बनाएगा, है ना। अभी आपको पता चलेगा कि जो आईपीस लेंस होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो इसको इमेज बनाने के लिए एक अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो चाहिए, है ना। तो वो अच्छा इमेज को पाने के लिए, छोटा सा एक अच्छा इमेज को पाने के लिए हम इसका अपर्चर को बड़ा रखते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो आपको आगे जाके समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे कि व्हाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मोर प्रेफर्ड देन रिफ्रैक्टिंग। Then you will come to this point and you will remember my words कि इसको बड़ा लिया गया था बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो हम आगे जाके देखेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ शिफ्ट, वरना आपको समझने में दिक्कत होगा। ये देखो, ये है बच्चों आईपीस, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया आईपीस। तो बच्चों जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होता है बट इतना भी नहीं। जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर का, तो ये 10 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर भी होता है, इतना ज्यादा छोटा नहीं होता। जैसे मान लो ये 100 सेंटीमीटर तो ये 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा भी नहीं, ठीक है। मतलब इसका फोकल लेंथ इतना बड़ा तो है, इस आईपीस लेंस का फोकल लेंथ इतना बड़ा तो है, जो ये इमेज बना है ना, जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेगा। मतलब इसका फोकल लेंथ एटलीस्ट इतना बड़ा तो है। ये जो इसका इमेज बना, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करेगा। क्लियर? एंड यू नो दैट
In such a case, convex lens forms virtual erect and magnified image. आपको पता है ये चीज कि जब कन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो यहां से एक वर्चुअल इमेज ये बनाएगा। तो एक रे को भेज दो बच्चों पैरेलल, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस, ये चला गया पैरेलल रेज, और एक को भेज दो ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, ठीक है। आप डायग्राम अच्छे से बना लेना, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो बच्चों ये डाइवर्जिंग रेस हैं, आपस में मीट नहीं करेंगे। यहां पे है मान लो ह्यूमन आई, यहां से मान लो कोई इसे देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा? ये दोनों रे पीछे से कहीं, पीछे किसी एक पॉइंट से आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पे उसका कहीं इमेज बनेगा। क्लियर? तो बच्चों यहां पे उसका इमेज बनेगा। दिस विल बी ए डबल डैश, दिस विल बी बी डबल डैश। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। रे डायग्राम बच्चों अच्छे से बनाना है, ठीक है। मैं अगेन बता दे रहा हूं, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इतना बड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रे कलेक्ट कर सके, वरना डिम सा एक डल सा इमेज बनेगा, ताकि ज्यादा रे कलेक्ट कर सके और एक अच्छा इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनाए। अब वो जो इमेज होगा वो इस आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में लाई करेगा, और इस केस में आईपीस लेंस जो होगा वो हमें पता है वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ठीक है। तो यही था इसका छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको मेन यही समझना था कि इसका अपर्चर बड़ा क्यों होता है, और अब हम जा रहे हैं इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो बच्चों एक बात बताओ, अल्फा निकालना है, चलो अल्फा कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो अल्फा कैसे निकालोगे आप? माइक्रोस्कोप पे तो ठीक था, ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखते थे और जो एंगल बनता था आंखों के साथ वो अल्फा होता था। आप यहां पे अल्फा कैसे निकालोगे बताओ? ऑब्जेक्ट तो आपसे इंफिनिटी डिस्टेंस पे है। ये है ऑब्जेक्ट, मान लो ये है तुम्हारा चांद, चंदा मामा, ठीक है, ये ए बी। बच्चों ये है, मान लो ये ह्यूमन आई है, ये आंख है। तो एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो क्या ये अल्फा होगा? लगाओ यहां पे टेन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस, लगा के देखो। ठीक है लगाओ, चलो टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस करो, समथिंग बाई इंफिनिटी इज जीरो, ला अल्फा जीरो आ गया भाई, होगा भी जीरो। इतना दूर है, सोचो इतना दूर है ये, कितना छोटा एंगल बनाएगा ये, कितना छोटू सा एंगल बनाएगा आंख के साथ, देखो ये कितना छोटा एंगल बना रहा है वो। तो अल्फा कैलकुलेट कैसे किया जाएगा फिर? क्या कोई तरीका है? यस तरीका है। आप क्या करो, टेलीस्कोप के आगे जाके खड़ा हो जाओ, ठीक है। देखो कैसे, अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं, यहां पे ये है मान लो, ये है मान लो इंसान की आंख, और ये है मान लो ये है इंसान की आंख, ठीक है। यहां पे खड़ा होके देख रहा है ऐसे करके। तो एक बात बताओ, जो इंफिनिटी से रे आ रहा है वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? यही आंखों के साथ क्या एंगल बनाएगा? ये एंगल, राइट। ऑब्वियसली ये एंगल बहुत छोटा होगा, तो हम यहां से तो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। देख लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से देखो बच्चों, हम इस मेथड को यूज करके अल्फा नहीं निकाल सकते ना।
माइक्रोस्कोप में तो आसान होता था, डी डिस्टेंस पे ले आओ, ऑब्जेक्ट से देखो कितना एंगल बना रहा है, वो अल्फा होता था। यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो क्या टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड बेस इज इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो, तो अल्फा तो आया ही नहीं। नाउ मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा, बीटा बाय जीरो इज इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी आ गया। हाँ, लो नया खोज कर दिया सुमन ठाकुर ने। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, टेलीस्कोप के आगे जाके खड़े हो जाओ, ऐसे करके देखो। अब जैसे ही आप इसको देखोगे, अभी ध्यान से देखो, मान लो अगर तुम यहाँ ऐसे देख रहे हो इसको ऐसे करके, ये है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के आगे खड़े हुए, तो ये तुम्हारे साथ जो एंगल बनाएगा वो यही ना बनाएगा, देखो है ना, वो यही एंगल बनाएगा, राइट, और ये एंगल इसके बराबर होगा। सिमिलरली ये जो फाइनल इमेज बना है, ये एंगल बना रहा है, दिस वन इज बीटा, हमें पता है, ये सब माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ रखा है। अब बच्चों ये जो एंगल जो है ना अल्फा और बीटा बहुत छोटा होगा। क्यों बहुत छोटा होगा? क्योंकि ये जो इमेज बना है ये बहुत छोटा बना है, ये बड़ा नहीं है बच्चों। फोकस पे छोटा इमेज बनता है, फोकल प्लेन पे बहुत छोटा इमेज बनता है, पॉइंट साइज इमेज बनता है। तो अगर ये हाइट छोटा होगा तो आप ध्यान से देखो, ये है वो लाइन और ये है वो इमेज जिसको मैं बोल रहा हूं ए डैश बी डैश। अब देखो इसको ध्यान से, ये रहा, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, देखो कितना छोटा एंगल है वो। एंड वी नो दैट व्हेन एंगल्स आर स्मॉल देन tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। बस हो गया सारा कैलकुलेशन यहीं तक। अब तो दाल भात का कर है, बिहारी डायलॉग, ठीक है। देखो तो अब तो फटाफट निकल जाएगा आपसे। लगाओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो पहले यहां से निकाल लो बच्चों अल्फा। वी नो दैट व्हेन एंगल्स आर स्मॉल tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस हो जाएगा एफ ओ, यही हो जाएगा ना। हाँ ठीक। अब बीटा क्या होगा बच्चों देख लो। तो व्हेन एंगल्स आर स्मॉल tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा एंड बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगेन हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई बेस हो जाएगा बेस, ये वाला डिस्टेंस, अच्छा यू ई, ये मैंने नहीं लिखा था ना, सॉरी, ये मुझे लिखना चाहिए था यू ई। हाँ, और ये डिस्टेंस है बच्चों एफ ओ, ये वाला, हाँ बिल्कुल एफ ओ और यू ई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, आई पीस है तो यू ई, क्लियर। तो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, क्लियर। निकाल दो मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से मैग्निफिकेशन मिल जाएगा बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन यू ई होल डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, सॉरी एफ ओ। अब ए डैश बी डैश कैंसल, ये आ जाएगा बच्चों एफ ओ अपॉन यू ई। तो ये होता है बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखने जा रहे हैं दो केस, जैसे हमने माइक्रोस्कोप में देखा था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, राइट, उसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं। देखो फटाफट इसको कॉपी करो बच्चों। तो लगाओ हेडिंग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, केस नंबर 1, मैक्सिमम
मैग्निफिकेशन। तो बच्चों बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता था माइक्रोस्कोप में? जब फाइनल इमेज कहां बनता था? डी डिस्टेंस पे बनता था। when the final image is when final image is formed at D, right? यही था ना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में। फाइनल इमेज कहां बने? ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ये कितना डिस्टेंस से बनना चाहिए? डी डिस्टेंस से बनना चाहिए। तो बच्चों फाइनल इमेज अगर डी पे बनेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा माइनस यूई, हाँ, बाई आईपीस लेंस। याद रखना ये जो फाइनल इमेज बना रहा है ये आईपीस बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा माइनस यूई, फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा वो तो, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस डी। सब अपोजिट में। देखो रे का डायरेक्शन कौन है? ये वाला। तो इस डायरेक्शन में जो भी होगा वो प्लस लिया जाएगा और इस डायरेक्शन में जो होगा वो माइनस लिया जाएगा। अब लेंस फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-d माइनस 1/-ue इक्वल टू 1/fe। तो यहां से मिल जाएगा बच्चों, देख लो, माइनस माइनस प्लस 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। अब इसी वैल्यू को पुट कर दो मैग्निफिकेशन वाले में। तो मैग्निफिकेशन क्या था? तो मैग्निफिकेशन बराबर था FO/UE। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा बच्चों FO 1/FE प्लस 1/D। तो ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप। ठीक है। नाउ केस नंबर 2 जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैं ज्यादा इस पे बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने माइक्रोस्कोप में भी पढ़ रखा है, राइट? इसीलिए ये हमने माइक्रोस्कोप में भी पढ़ रखा था। बच्चों देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट का दूसरा नाम एक रिलैक्स्ड आई भी है। कि कोई भी इमेज को, जैसे मान लो मून का इमेज बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज को बच्चों रिलैक्स्ड आई के साथ कब देखते हो बताओ? जब वो आपसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बने, है ना? तो यहां भी वैसे ही किया जाएगा जैसे माइक्रोस्कोप में था। तो सेकेंड केस नंबर 2, when final image by eyepiece, उसमें भी ऐड कर लेना, is formed at infinity, है ना? जब फाइनल इमेज कहां बने? इंफिनिटी पे बने। फाइनल इमेज कहां पे बने? इंफिनिटी पे बने। तो देखो बच्चों, so when final image by eyepiece is formed at infinity, so in this case image distance will be infinity, object distance तो वही रहेगा माइनस यूई, और f जो रहेगा वो फोकल लेंथ वो प्लस fe। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है। रख दो लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/infinity माइनस 1/-ue इक्वल टू 1/fe। तो बच्चों यहां से मिल जाएगा 1/ue इक्वल टू 1/fe। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, माइक्रोस्कोप में कर चुके हो ये सब। ठीक है, बस v की जगह पे इंफिनिटी पुट करो, लेंस फॉर्मूला निकाल बैठाओ और ue का वैल्यू निकाल लो और उसी को पुट कर दो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में। तो मैग्निफिकेशन क्या था? FO/UE, दैट मीन्स तो ue की जगह पे आ जाएगा fe, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों FO/FE। सो ये होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसको आप मिनिमम मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग
मिनिमम मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं कि मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और रिलैक्स्ड आई, फॉर रिलैक्स्ड आई ऑल्सो, और रिलैक्स्ड आई ऑल्सो। तो फटाफट कॉपी करो बच्चों, और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसका जो न्यूमेरिकल्स आता है ना, मैंने सर्च किया जब जेई का सवाल, नीट का सवाल, सीबीएसई का सवाल, बच्चों इतना क्रिटिकल नहीं आता, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि जेई हो चाहे नीट हो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज होता है भाई। उनको भी पता है कि बच्चा को आंसर करना है विद इन 30 to 40 सेकेंड, तो वो पागल थोड़ी है जो आपको इतना लेंदी सवाल देंगे जो 5-10 मिनट लगेगा। नहीं बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा ना न्यूमेरिकल्स, तो बहुत इजी आएगा, हार्ड नहीं आएगा। मैं करवाने वाला हूं, ध्यान से देखो। तो मिटा दो इसको। तो ये था बच्चों मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्लियर। तो अब हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं दोनों केस में जो हमारा फॉर्मूला बन के आया वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, ये नहीं पढ़ा, ये तो मेरा कहानी था, ठीक है। मतलब मेरा कहानी मेरा कहानी का मतलब ऐसा कहानी मैं बनाता हूँ। जैसे मान लो एक किसान था, किसान के दो बेटे थे, एक अमन और एक चमन, ठीक है। अमन ने 2 शादी किया और चमन ने 3 शादी कर लिया, बस कहानी खत्म। देखो तो मैग्निफिकेशन का बच्चों जो फॉर्मूला था वो था FO/UE, क्लियर। ये जनरल फॉर्मूला, इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में क्या हो जाएगा, आपको पुट करना है 1/UE की जगह 1/FE प्लस 1/D। तो बच्चों मैग्निफिकेशन मिलता था FO इंटू 1/FE प्लस 1/D, राइट, ये था, ठीक है। और यहां पे इमेज कहां बनता था, एट D। मिनिमम मैग्निफिकेशन में क्या फॉर्मूला था, याद करो। मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था जहां पे UE जो होता था बच्चों FE के बराबर आ गया था। अरे ये आया था ना 1/UE बराबर 1/FE, तो UE इक्वल टू FE हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आया था, FO/FE। हाँ, फिर भी बच्चों मैं एक चीज बताना भूल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बच्चों क्या होता है, वही फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था ना आईपीस के लिए, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये, इसको नोट कर लो फटाफट। FO का मोड प्लस UE का मोड, ये हमेशा प्लस में होगा इसलिए इसको मोड में लिखा जाता है। क्लियर। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मतलब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस, यही, और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस लेंस का बीच का डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आप डायग्राम में अच्छे से देखो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ A', जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बना था वो। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो बच्चों द मैग्नीफाइंग पावर of refracting telescope is 15 if the final image is formed at infinity
कैलकुलेट FO and FE given length of telescope is 200 सेंटीमीटर। चलो बच्चों फटाफट ट्राई करो, इसको बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो बच्चों जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा अभी तक वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही था। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और तब हमें पता चलेगा कि क्यों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ज्यादा यूज किया जाता है इन कंपैरिजन टू रिफ्लेक्टिंग। फिलहाल वो अपकमिंग टॉपिक है, फिलहाल न्यूमेरिकल पे ध्यान दो और सॉल्व करो। कर लिया? ठीक। देखो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बच्चों दिया हुआ है 15, मतलब m इक्वल टू दिया हुआ है 15। अब यहां देखो, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, याद करो कौन सा केस, केस नंबर 2, ये वाला। एंड वी नो दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, देखो केस 2 में, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू FO अपॉन FE, तो यहां से FO मिल गया 15 इंटू FE, राइट। इसको लगा दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन वाला केस है, और हमें पता है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए UE बराबर FE होता है। अब यहां देख लो, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर क्या होगा बच्चों, FO प्लस FE हो जाएगा कि नहीं। UE के जगह पे मैं पुट कर सकता हूं FE, मतलब, और इसका वैल्यू भी गिवन है 200 सेंटीमीटर, तो यहां से मिल जाएगा FO के जगह पे 15 FE प्लस FE इक्वल टू 200, तो 15 प्लस 1 16 FE, दैट इज FE इक्वल टू 200 अपॉन 16। तो ये मिल गया हमें FE का वैल्यू। आप इसको डिवाइड करके देखना, डेसिमल में आंसर आएगा। अब यहां से हम लोग लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला पुट करेंगे, या फिर आप यहां भी पुट कर सकते हो, जो भी पुट करो और ये कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 FO इक्वल टू 15 इंटू FE इक्वल टू 15 इंटू 200 अपॉन 16, सॉरी, हाँ, तो ये जो भी आएगा वो हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो बस इतना ही। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, और अभी हमें पढ़ना है कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा था ठीक है, बट उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या किया गया, आखिर क्यों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को लाया गया, फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम, बस हमें ये सब समझना है, एंड हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, गुड बाय।